Hello everyone, welcome back to our social science class. Students, we were doing 13th chapter of our DAV class 7 social science, that is Delhi Sultanate, in which we had studied about different dynasties that ruled over India, especially in the Delhi Sultanate area. Okay, and this इट इज़ सेट दिल्ली सल्तनत, लेकिन उस समय पे वो सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं थी बेटा। हमने देखा कि वो गुजरात से लेकर वेस्ट की बात करें तो गुजरात से लेकर वो बिहार तक फैली हुई थी, और उत्तर में वो पंजाब हरियाणा से लेकर नीचे साउथ इंडिया तक जो है इट वाज स्प्रेड। लेकिन उस पूरे को नाम क्या दिया गया था? दिल्ली सल्तनत। तो हमने उसमें पढ़ा स्लेव डायनेस्टी के बारे में, खलजी डायनेस्टी के बारे में। Okay, then we had also studied about Tughlaq dynasty, and today we'll study that how all these dynasties govern the administrative system of the Delhi Sultanate। अब वहाँ का प्रशासन कैसा था, कैसे जो है वहाँ पर जो भी सुल्तान थे, राजा महाराजा थे, वो किस तरीके से काम करते थे। तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज क्लास। तो फर्स्ट विल स्टडी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। The Sultan dominated the central government as he was the head of the state। तो नो डाउट हम सबको पता है कि मेन पावर जब राजा महाराजाओं का समय था तो मेन पावर किसके पास होती थी? मेन जो हेड था वो कौन होता था? राजा होता था। तो यहाँ पर सुल्तान थे तो सुल्तान वाज द हेड ऑफ द स्टेट। ही आल्सो एक्टेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द अपील। और वो सिर्फ यानी कि सारी पावर्स उसके पास थी, वो सिर्फ एक राजा ही नहीं था, कानून बनाने का काम भी, न्याय करने का काम भी, सारे काम वो खुद करता था। यानी ऑल द मेन पावर्स, चाहे वो कानून बनाने की है, कानूनों को लागू करने की है, वो कानून अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, पनिशमेंट देने की है, ऑल द पावर्स वर रेस्टेड इन हिज हैंड। ही अपॉइंटेड मैनी मिनिस्टर्स टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो बहुत सारे उसने क्या किए थे, अलग अलग उस समय पे मंत्रियों को अपॉइंट किया जाता था, एंड दे वर गिवन डिफरेंट नेम्स। तो जस्ट रीड एंड लर्न देम वेरी केयरफुली बेटा। द फर्स्ट वन इज़ दीवाने वजरत। अब ये कौन थे? द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट वॉज वज़ीर। प्रधानमंत्री को वो लोग वज़ीर बोलते थे, मतलब जो भी चीफ मिनिस्टर होता था राजा का, ही वॉज कॉल्ड वज़ीर। लुक्ड आफ्टर द फाइनेंस। और इसका यहाँ पर किस चीज़ का डिपार्टमेंट था? ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, यानी जो खजाना होता था ना राजा का, उसकी देखभाल जो है यहाँ के मंत्री करते थे। एंड द एंटायर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ही वाज लाइक द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर। और देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि कौन होते थे? प्रधानमंत्री एक तरीके से होते थे। तो ही वाज लाइक अ प्राइम मिनिस्टर एट प्रेजेंट। और प्राइम मिनिस्टर के बाद मेन पावर होती किसके हाथ में थी? सुल्तान के हाथ में। द सेकेंड वन इज दीवाने अर्ज। ही वॉज द हेड ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइज द मिलिट्री। तो दीवाने अर्ज यहाँ पे जो है पूरी सैनिक कार्रवाई जो थी उसका पूरा ध्यान रखा जाता था। कंडक्टेड इंस्पेक्शंस एंड मेंटेन कंप्लीट डिसिप्लिन। ही वॉज लाइक द प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर। तो डिफेंस मिनिस्टर आज के टाइम पे डिफेंस मिनिस्टर क्या काम करते हैं? वो पूरी आर्मी को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनके रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग इज़ लुक्ड आफ्टर बाय देम। सिमिलरली दीवाने अर्ज में क्या होता था? वो उस समय की जो सुल्तानों की जो सेना होती थी उनका ध्यान रखते थे, उनको प्रॉपरली मेंटेन करना, उनका जो रिक्वायरमेंट थी उनको फुलफ़िल करना, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या किया जा सकता है वो पूरी पॉलिसीज़ तैयार करना। दैट वाज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। द नेक्स्ट वन इज़ दीवाने इंशा। He was in charge of the entire correspondence of the state with the rulers of other independent states and his own subordinate officials। तो ये किस चीज़ के इंचार्ज थे? Entire correspondence of the state with the rulers of the other independent state। अब जैसे होते हैं ना विदेश मंत्री टाइप, क्या करते हैं? जो पड़ोसी देश होते हैं उनके साथ लिंक बना के रखते हैं। तो वही काम कहाँ होता था? दीवाने इंशा में। चीफ बरीथ्स वर द स्पाइज होते हैं जासूस। स्पाई मतलब जासूस क्या काम करते हैं? खुफिया इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये भी ऐसे होते थे, ये खुफिया इन्फॉर्मेशन राजा
को जो है कलेक्ट करके ये देते थे। तो दे वर द ईयर्स एंड आइज ऑफ सुल्तान। अब हर जगह तो राजा नहीं जा सकता, हर जगह तो सुल्तान नहीं जा सकता था, तो दे वर प्रेजेंट एवरीवेयर बिटवीन अमंग द कॉमन पीपल। ओके, समाज में रहते थे, आम आदमियों के बीच रहते थे, एंड दे यूज टू कलेक्ट every kind of information what the people think of the sultan, or is there any invader who is planning to attack over the Delhi Sultanate or over their region। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट करते थे और किसको देते थे? सुल्तान को। इसलिए इनको क्या बोला है? ईयर एंड आइज ऑफ सुल्तान। नेक्स्ट इज काजी उल कुज़ात। अब ये कौन थे? ही वॉज द हेड ऑफ द जुडिशरी लाइक द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये जो है न्यायपालिका जो होती थी, वैसे तो देखो मेन पावर थी तो सुल्तान के हाथ में, लेकिन फिर भी उनके अंडर मिनिस्टर्स उन्होंने रखे हुए थे। तो जुडिशरी में उनकी हेल्प कौन करते थे? काजी उल कुज़ात, जो कि आज के समय में, अब आज के समय में हमारी न्यायिक व्यवस्था कौन देखते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वही जो है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली का, दैट इज़ द हाईएस्ट जुडिशरी अथॉरिटी इन इंडिया। तो ऐसे उस समय पे ये होते थे। नेक्स्ट इज वकील दर। ही लुक्ड आफ्टर द पर्सनल कंफर्ट ऑफ द सुल्तान एंड हिज फैमिली। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर कारखानाज with produced goods required by the royal family and maintained proper records। अब इनका काम क्या था? राजा की सभी पर्सनल चीज़ों का ध्यान रखना। सुल्तान प्लस उसके फैमिली की जो भी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, कारखाने जहाँ पर भी काम चलता था, इन मतलब हर चीज़ का, आप कह सकते हो महल में, दरबार में, हर चीज़ का जो उनकी पर्सनल चीज़ें थी, उन सब का ध्यान वो प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। जो भी कार्रवाई होती थी उनका प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन है कि नहीं, उन सबको कौन देखते थे? वकील दर। सो इन दिस वे सुल्तान क्या करते थे? उन्होंने अपने अंडर कुछ मिनिस्टर्स रखे हुए थे, दोज हेल्प्ड हिम फॉर एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग। ओके, उन सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हुए थे और वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। नेक्स्ट इज सोसाइटी। अब समाज कैसा था? द इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड मेनली इंटू टू क्लासेज, हिंदूज एंड मुस्लिम। तो हमने देखा था कि जब से तुर्क भारत में आए थे तो उन्होंने कोई जातीय प्रथा के ऊपर उनका कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देयर मेन टारगेट वॉज हिंदूज एंड मुस्लिम्स। मुस्लिम्स को वो फैसिलिटीज़ देते थे, हिंदूज़ के ऊपर वो या अत्याचार करते थे या उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते थे। तो इस तरीके से जो समाज था वो बेटा हिंदू और मुस्लिमों धर्म के आधार पर बंटा हुआ था। द मुस्लिम्स वर द रूलिंग क्लास इन द इस्लामिक स्टेट। दे वर डिवाइडेड मेनली इंटू टू सेक्ट। अब जो मुस्लिम थे, मुस्लिम भी बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड थे। मुस्लिमों के भी जो है दो विचारधाराओं में ये धर्म बटा हुआ था, सुन्नी एंड शिया। The Muslims enjoyed a higher economic status. During the Sultanate period, slave dynasty was very popular. कि slave dynasty जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। फिरोज तुगलक had 1,80,000 slaves. The condition of women was not good. Many Muslims kept more than one wife. A Muslim widow could remarry, whereas in the Hindu society remarriages was not अलाउड। तो देखो समाज जो है वो धर्म के आधार पर बंटा हुआ था, हिंदू और मुस्लिम। हिंदुओं की इस कंडीशन, सामाजिक जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मुस्लिम आगे टू पार्ट्स में डिवाइड था, शियाज एंड सुन्नीज। और अगर बात करें तो मेन पावर भी, क्योंकि जो मुसलमान थे, जो इस्लामिक रूलर थे, वही हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, वही भारत में रूल कर रहे थे, तो वो पावर में थे, उनके पास शक्तियाँ ज़्यादा थी। विमेन की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जो मुस्लिम थे, सिर्फ पहले ही नहीं, आज के टाइम पे भी हम लोगों को पता है कि जो मुस्लिम्स हैं वो एक से ज़्यादा जो है वो शादियां उनको करने की परमिशन थी। और अगर कोई मुस्लिम लेडी विधवा हो जाती थी तो उसको दोबारा शादी करने की परमिशन थी। लेकिन हमारे हिंदू समाज में उस समय की बात हो रही है, ये चीज़, इस चीज़ की परमिशन नहीं थी। अब देखो डू यू नो में दिया हुआ है, इन वेस्ट बंगाल देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट नोन एज 24 परगनास। देयर आर 24 परगनास इन दिस डिस्ट्रिक्ट। अ परगना इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 84 और 100 विलेजेस। तो परगना जो है एक तरीके से वहाँ पर हम कह सकते हैं ज़िले की तरह हो गया, जिसमें 84 to 100 गाँव आते थे। ओके, तो वेस्ट बंगाल में भी जो है
अगर हम लोग बात करें आज की, तो मुस्लिम्स अभी भी बहुत हैं हमारे बंगाल के एरिया में, आज भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। और इसी तरीके से ये उस समय भी वहाँ पर मुस्लिम की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, और जो वहाँ की सोसाइटी थी, वेस्ट बंगाल की बात की गई है, वो परगनाज जैसे ज़िले होते थे ना, तो वो परगनाज में बटे हुए थे, यानी जो ब्लॉक्स थे उनको परगना बोलते थे। और एक परगना के अंदर 84 to 100 विलेजेस आते थे। हिंदूज फॉर्म्ड अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, नो डाउट। अब देखो भारत में है तो भारत में मेजॉरिटी किसकी है? हिंदूज़ की है। तो उस समय भी मेजॉरिटी किसकी थी? हिंदूज़ की थी। बट वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड, लेकिन उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि पावर में कौन थे? पावर में मुस्लिम थे। दे वर नॉट गिवन हाई पोस्ट, उनको जो है हायर पोस्ट पर जो है किसी भी तरह का काम नहीं मिलता था। हिंदू सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। अब जैसे मुस्लिम सिया और सुन्नीस में बटे हुए थे, जो हिंदू वर्ण था वो हम सब जानते हैं कि वो जाति के आधार पर बंटा हुआ था। लोअर क्लासेस वर एक्सप्लॉइटेड बाय द हायर क्लासेस, दिस लेड टू वाइड स्केल कन्वर्जन ऑफ इस्लाम। अब क्योंकि जो लोअर कास्ट के जो पीपल थे, दे वर एक्सप्लॉइटेड बाय द हाई कास्ट पीपल इन हिंदू रिलीजन और इन द हिंदू सोसाइटी। तो फाइनली व्हाट हैपेंड, इसके कारण बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली लोअर कास्ट लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, कन्वर्जन टू इस्लाम। और कौन से धर्म को उन्होंने ज्वाइन कर लिया? मुस्लिम धर्म को। द हिंदू सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम एविल्स लाइक सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, बैन ऑन विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन, इंटरकास्ट मैरिजेस वर आल्सो नॉट अलाउड। अब हिंदू धर्म में क्या था? ये सारी चीज़ें मुस्लिम धर्म में नहीं थी। जैसे बाल विवाह कर देते थे, सती प्रथा थी। सती प्रथा में क्या था कि अगर हस्बैंड की डेथ होगी तो वाइफ को उसके साथ ही वाइफ को भी जला दिया जाता था। ठीक है। फिर बचपन में शादी कर देना, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को रीमैरिज करने की परमिशन नहीं थी। फिर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन जो है वो नहीं थी, इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं कर सकते थे। लेकिन ये सभी बाउंडेशंस कहीं ना कहीं इस्लामिक धर्म में नहीं थी। तो इसलिए ये भी एक बड़ा कारण बना जिसके कारण कि लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया। और ये सभी बुराइयां किस में थी? मुस्लिम समाज में नहीं थी, हमारे हिंदू समाज में थी। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी की। मोस्ट ऑफ द पीपल वो एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो अगर इनकम की बात करें तो लोग किस पर आधारित थे? कृषि पर, विच वॉज डिपेंडेंट अपॉन रेन। और कृषि यानी खेती किस पर डिपेंड कर रही थी? बारिश पर। बारिश होगी तो खेती अच्छी होगी, बारिश अगर अच्छी नहीं हुई तो खेती भी अच्छी नहीं होगी। और बारिश बहुत ज़्यादा होगी, बाढ़ के कारण भी फसलें ख़राब हो सकती थी। तो इट वॉज टोटली डिपेंडेंट अपॉन नेचर की कैसी वर्षा होगी उसके अकॉर्डिंग जो है किसानों की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती थी। हाउएवर canals and wells were also caused for irrigation. फिरोज तुगलक कंस्ट्रक्टेड मैनी कनाल्स एंड दैट प्रूव्ड हेल्पफुल फॉर द एग्रीकल्चर। अब क्या था? बारिश के ऊपर मेन डिपेंडेंट थी, बट कुछ एरियाज़ में कनाल्स वर आल्सो अवेलेबल। कनाल्स होते हैं बेटा नहरें, तो कैनाल्स के थ्रू क्या होता था? सिंचाई का साधन किसानों को मिला हुआ था। बट द फार्मर्स लेड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड माइजरी। लेकिन फिर भी किसानों को एक गरीबी का जीवन जो है वो जीना पड़ता था। द मेन इंडस्ट्रीज वर स्पिनिंग, जो मेन जॉब कारखानों में काम करते थे, स्पिनिंग, वीविंग एंड शुगर प्रोडक्शन, हैंडीक्राफ्ट, पॉटरी एंड ज्वेलरी मेकिंग। सम ऑफ द सुल्तान्स पैट्रोनाइज्ड आर्ट एंड क्राफ्ट। कुछ सुल्तानों का कला में बहुत इंटरेस्ट था। दे हैड देयर ओन कारखाना, उन्होंने अपने खुद के कारखाने खुलवाए हुए थे। वेयर ऑल द फैंसी एंड लग्जरी गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड फॉर द रॉयल फैमिली, जहाँ पर कि सिर्फ शाही सामान ही बनता था, और वो भी किसके लिए? सुल्तान और उनके फैमिलीज़ के लिए। Indian had a flourishing internal and foreign trade which was carried on both by sea and by the land. अब जो है हमारा विदेशों के साथ उस समय जो अभी दिल्ली सल्तनत से जो बाहर के एरियाज़ थे उनके साथ व्यापार करते थे। बहुत अच्छा व्यापार था, और व्यापार दोनों तरीक़ों से होता था, समुद्री रास्ते से भी और ज़मीन के रास्ते से भी। इंडिया एक्सपोर्टेड राइस, स्पाइसेस, इंडिगो, टेक्सटाइल, सिल्क एंड सैंडलवुड एंड। अब ये चीज़ें थी जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था। एक्सपोर्ट होता है बेटा दूसरे देशों को बेचना। तो क्या क्या बेच रहा है? चावल है ना, धान होता है, राइस,
स्पाइसेस मसाले, इंडिगो नील की खेती होती है तो वो नील बेचा जाता था जो डाइज में यूज़ करते थे, कलर्स में यूज़ करते थे। देन टेक्सटाइल कपड़ा, सिल्क, रेशम और सैंडलवुड यानी कि चंदन, ये चीज़ें भारत से विदेशों में बेची जाती थी। एंड इम्पोर्टेड, अब हम लोग इम्पोर्ट क्या करते थे, हॉर्सेस, वाइन, हाई ग्रेड टेक्सटाइल। हाई ग्रेड टेक्सटाइल मतलब टेक्सटाइल हमारे यहाँ भी थी लेकिन बाकी जगहों पर क्या था, मे बी औद्योगिकीकरण के कारण मशीनी जो कपड़ा तैयार होता था उनकी क्वालिटी अलग होती थी, तो उस तरीके से हम लोग वो कपड़ा विदेशों से अपने देश में मंगवाते भी थे। ग्लासवेयर, रॉ सिल्क एट्सेट्रा, तो ये सभी चीज़ें क्या थी, हम भारत से आयात और निर्यात, आयात मतलब बेचना, निर्यात मतलब खरीदना, हम लोग खरीदते और बेचते थे। So students, here our today's class is over. We'll continue our chapter in our next video in which we will study about the religion and art and architecture of the Delhi Sultanate. Till then, all of you take care and have a good day.